जैसा कि आप जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन आप उसमें भी कर सकते हैं अगर निरीक्षक टोकता नहीं है तो। ठीक, 70 अंकों का होगा, ये भी जानते हैं आप। अब देखिए पहला प्रश्न कह रहा सत्य है, और कभी कभी यह भी कह सकता है कौन सा असत्य है। तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो पहला लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे निबंधकार आलोचक हैं, ठीक है। क्या लिखूं, किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की तो है नहीं, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की है, बिल्कुल राइट आंसर, थर्ड वाला लगा लीजिए। और मुंशी प्रेमचंद क्या है? उपन्यासकार और कहानीकार हैं, ठीक है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाता आपका। आगे देखिए, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। तो पहले तो सन्यासी, देखिए वैसे तो आपको एक ही लिखना है, एक कह रहा तो एक ही लिखिए। तो पहले तो सन्यासी है। सन्यासी के कौन है? सन्यासी के हैं इलाचंद्र जोशी, लिखो। सन्यासी के हैं इलाचंद्र जोशी। इन्होंने ही जिप्सी लिखा, जहाज का पंछी लिखा, ठीक है। जहाज का पंछी, जिप्सी, सन्यासी, ये सब किसकी हैं? इलाचंद्र जोशी। रसमीमांसा सभी जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं आए तो पेपर अधूरा रहेगा, वो आएंगे, ठीक है। तो रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिखरे पन्ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हालांकि कहीं कहीं पर कुछ बिखरे पन्ने भी लिखा होता है, तो चाहे कुछ बिखरे पन्ने हो चाहे बिखरे पन्ने हो, ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। आत्मकथा, आत्मकथा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। आत्मकथा सुनो तो, आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा का ही नाम उन्होंने लिखा, आत्मकथा। इसके लेखक दो लोग हैं। पहले तो हैं आपके लाला लाजपत राय, दूसरे महात्मा नारायण स्वामी। लाला लाजपत राय और महात्मा नारायण स्वामी, दो लोगों ने लिखा। हालांकि लिखा कई लोगों ने है। आत्मकथा का ही नाम उन्होंने रख दिया आत्मकथा, जैसे कहानी का नाम कहानी रख दिया जाए, ऐसे उन्होंने आत्मकथा लिखी, लेकिन उसका नाम सेम रहने दिया, आत्मकथा। ठीक, तो कौन कौन दो हमने बताए? लाला लाजपत राय और महात्मा नारायण स्वामी। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? माटी की मूर्तें बताइए। रेखा चित्र है, और राम वृक्ष बेनीपुरी का है। राम वृक्ष बेनीपुरी का है। अच्छा, डायरी विधा के एक लेखक लिखिए। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, उनकी डायरी का नाम था मेरी कॉलेज डायरी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ये लिख लीजिए। फिर है समालोचना विधा। अब समालोचना कहो चाहे आलोचना कहो, बात सेम है। तो समालोचना विधा के एक लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर कहेगा आप रचना लिखिए तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दीजिए, या श्याम सुंदर दास भी लिख सकते हो, वो भी आलोचक हैं, उन्होंने साहित्यालोचन लिखा है। अब रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं दो कवियों का नाम लिखना है, ठीक है। एक तो रीति सिद्ध हुए, रीति मुक्त हुए और रीतिबद्ध हुए। रीति मुक्त का पूछे तो घनानंद, बोधा, आलम, देव, ठाकुर, ये नाम लिख सकते हैं आप। रीति सिद्ध पूछे तो ओनली वन है, बिहारी। और रीतिबद्ध पूछे तो क्या लिखिएगा? केशवदास और मतीराम। रीतिबद्ध दो कवि हैं, एक तो केशव, किन्हीं दो रचनाओं के, खा कह रहा है किन्हीं दो रचनाओं के रचनाकार लिखिए। और हाँ, रचनाकार लिखना ना, रचनाएं हैं उनके रचनाकार लिखिए। नंबर 1 पलाश वन, 2017 के एग्जाम में आ चुका है। पलाश वन किसकी रचना है? पंडित नरेंद्र शर्मा, लिखिए पंडित नरेंद्र शर्मा, पलाश वन। पंचवटी तो सब जानते हैं। पंचवटी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। योगी कुसुमा योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो पंचवटी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। परशुराम की प्रतीक्षा,
हालांकि प्रतिज्ञा टाइप हो गया, लेकिन प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह। नई कविता के किसी एक कवि का नाम लिखिए। कौन कौन? नई कविता के एक कवि का नाम। अच्छा, पल्लव, पल्लव देखिए, हाँ पल्लव छूटा है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की है। पल्लव पंत की। पल्लव पा से पल्लव, पा से पंत। पल्लव किसकी है? पंत की है। हाँ, सुमित्रानंदन पंत। नई कविता के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो नई कविता के एक कवि नंबर 1 पे लिखिए। हाँ, नई कविता, नई कविता के एक कवि हैं भवानी प्रसाद। ये देखिए, नई कविता के पहले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, और दूसरे कवि लिख लीजिए गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, ये सब लिख सकते हैं आप। नई कविता के पहले कवि भवानी प्रसाद मिश्र, फिर गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे भी लिख लो। 2 लिखने, 3 लिख लो, कौन सी दिक्कत है यार। अब देखिए गद्यांश आएगा। 2 2 2 6 अंक का गद्यांश होगा। 6 अंक का। 3 प्रश्न उसके नीचे दिए होंगे, उसके उत्तर देना है। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उखाड़ काटा। ये पाठ आपका है अजंता। कौन सा पाठ है? अजंता। लेखक कौन? भगवत शरण उपाध्याय। अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय। तो सबसे पहले ध्यान से आपको गद्यांश पढ़ना है, इसके बाद नीचे के प्रश्न पढ़ना है। चलो हम गद्यांश नहीं पढ़ते, पहले हम प्रश्न ही पढ़ लेते हैं। तो पहला लिखा है उपर्युक्त गद्यांश के का संदर्भ लिखना है। तो क्या संदर्भ लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किसके? हिंदी के गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश ऊपर देखो कौन सा अंक अंडरलाइन है, पहले उसको ध्यान से पढ़ो। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। तो आप लिखेंगे भगवत शरण उपाध्याय कहते हैं कि जीवन को अमरत्व प्रदान करने के लिए, थोड़ा सा अपनी भाषा में लिखेंगे, वही बात लिखेंगे, बात वही, भाषा चेंज, बात वही, भाषा चेंज। ठीक, तो अब उसमें लिखेंगे जिंदगी को, जीवन को अमृत प्रदान करने के लिए मनुष्य ने क्या क्या किया? पहाड़ काटे। ठीक, क्योंकि उस पहाड़ काटने के बाद उस समय की, उस वर्तमान की स्थिति को दर्शाया गया। इंसान की जो भी खूबियां थी, जो कलाएं थी, पहाड़ काटकर उसमें दर्शाया गया, ताकि सालों साल, युगों युगों तक आदमी इसको देखे और याद रखे। ठीक है, तो आदमी ने अपनी कला को अमर बनाने के लिए ये सब कार्य किए थे। अब नीचे तीसरा एक प्रश्न आएगा जो गद्यांश से ही होगा। इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से उपाय किए? तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे। अब लिखेंगे आप क्या क्या किया। आदमी ने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं के चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और उसके जीवन मरण की कहानियां सदियों के उतार पर सरकती चली आई और चली आ रही है। तो आप ये नहीं लिखेंगे, आप बस मतलब जितना प्रश्न पूछा गया उतना ही लिखेंगे। अगला गद्यांश फिर आया। अगला गद्यांश आया कि मैं तो यही समझता हूं कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। आप समझ गए होंगे, ये पाठ पढ़ा चुके हैं ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा भारतीय संस्कृति। ठीक, अब इसके प्रश्न का संदर्भ सीधी बात है लिख देंगे। जब पाठ का नाम, लेखक पता, तो संदर्भ तुरंत लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें भी करनी है। ठीक, तो अब जैसा लिखा है फिर उसको पढ़ करके, उसको समझ करके अपनी भाषा में लिख देना है। ठीक, ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस सेम टू सेम उसके मीनिंग्स बदलते चला जाना है आपको और लिखते चले जाना है। ठीक,
अब तीसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, हमारे देशवासियों के आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित होने चाहिए। तो ये आप देखिएगा सबसे नीचे, ठीक नीचे वाला अंडरलाइन, सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। ठीक, तो इसका उत्तर लिखेंगे हमारे देशवासियों के आर्थिक व्यापार सामाजिक कल्याण की भावना से प्रेरित होने चाहिए। आगे देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई जाकी कृपा, चरण कमल बंदो हरि राय। सबसे शुरुआत में पढ़ाया था, पहला पाठ है सूरदास का। संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे और फिर काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं 1 + 4 + 1 लिखा है, तो पहले वाले 1 का मतलब है 1 नंबर का संदर्भ है, दूसरे वाले 4 का मतलब है 4 नंबर की व्याख्या है, और तीसरे वाले 1 का मतलब है काव्यगत सौंदर्य 1 नंबर का है। तो आपको जितने लेने हैं उतना लिखना है। अगर 4 ही नंबर लेने हैं तो मात्र व्याख्या ही कीजिए, संदर्भ 5 लेने हैं संदर्भ भी लिखिए, और पूरे पूरे 6 लेने हैं तो क्या कीजिए, सब कुछ लिखिए। तो सूरदास क्या कहते हैं, मैं कमल रूपी चरणों वाले ईश्वर की वंदना करता हूँ, जो सारे संसार का स्वामी है, जिसकी कृपा से लंगड़े पर्वत को लांघ जाते हैं, अंधों को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और गरीब आदमी भिखारी भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामय ईश्वर को बार बार उनके चरणों पर नमन करता हूँ, शीश बार बार उनकी वंदना करता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वो दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। कहाँ से लिया गया है, ये है हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे, वीर रस के प्रकांड कवि, प्रचंड कवि, उन्होंने ओज भरा खट 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 वाला है ना। तो ये हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे। मेवाड़ केसरी का अर्थ है, मेवाड़ केसरी तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में क्या किया गया, प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाया गया है। तो मेवाड़ केसरी माने होता मेवाड़ का सिंह, कौन, राणा प्रताप। राणा प्रताप केवल रण का, केवल युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे, बल्कि दौड़ दौड़ करके मान रक्त का प्यासा का मतलब होता है अपने सम्मान के खून की रक्षा के लिए दौड़ते थे, और कभी चेतक पर चढ़ते थे, चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर के घूम घूम करके संपूर्ण सेना की रखवाली अर्थात संपूर्ण सेना की रक्षा करते थे, और वो महामृत्यु को साथ साथ लेकर चलते थे। तो ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रत्यक्ष रूप से वो कपाली हों। कपाली माने, कपाली माने शिवजी, तांडव नृत्य करने वाले। ठीक, आगे देखिए, प्रसंग में लिखेंगे, प्रसंग में क्या लिखेंगे ना, तो रस कौन सा है, वीर रस है, छंद कौन सा है, मुक्तक छंद है, अलंकार कौन सा है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, अनुप्रास भी है, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास उत्प्रेक्षा 2 अलंकार हैं। ठीक है, गुण कौन सा है, ओज गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है। ठीक, अब लिखना है जीवन परिचय, हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, चलिए, तो जो आता है वो लिखना। फिर एक कवि का जीवन परिचय 3 नंबर में लिखना है, एक रचना लिखनी है। अब ये आ गया आपका संस्कृत गद्यांश, संदर्भ सहित मात्र अनुवाद करना है आपको। अस्माकं संस्कृति ही सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदैव, ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से है। कौन से, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से है, संस्कृत खंड से लिया गया है। तो हमारी संस्कृति सदैव गतिशील है, मानव जीवनम संस्कर्तुम एषा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति। मानव जीवन को संस्कारवान करने के लिए एषा माने यह, यथा समयम समयानुसार, नवाम नवाम नवीन नवीन, विचारधाराम विचारधाराओं को स्वीकरोति स्वीकार करती है, नवाम शक्तिम च प्राप्नोति और नवीन शक्तियाँ
प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ पर दुराग्रह नहीं है। यत माने कि युक्त युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति, जो भी युक्त युक्त होता है, जो भी कल्याणकारी होता है, वो यहाँ पर सहर्ष गृहीत कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। तो एतस्या गतिशीलतायाः रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम। एतस्या माने इसकी गतिशीलता, रहस्यम गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावा, तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, तद माने वह, यथा माने जैसे, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूते सभी प्राणियों का में संभाव, विचारे सौदार्यम विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता च इति, और आचरण में दृढ़ता, चैति माने इत्यादि। आगे देखिए, माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चर तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। ठीक, अब देखिए, माता गुरुतरा, माता माने माता, गुरुतरा माने बड़ी है, भूमि माने भूमि से, माता भूमि से भी भारी है, गुरुतरा माने भारी, माता भूमि से भी भारी है। और खात माने आकाश से, पिता माने पिता उच्चतर तथा, और पिता जो है आकाश से भी वो ऊंचा है। और मनः शीघ्रतरम वातात, मन जो है वो वायु से, वातात माने वायु से भी, शीघ्र माने तेज चलने वाला है, बहुतरी तृणात, और चिंता बहुतरी माने हल्की है, किससे, तृण से भी, तिनके से भी हल्की है क्या, चिंता। अब पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो। ठीक है, कोई सुनाइए श्लोक, बताइए। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, फिर मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशीकेन मीयते। वाराणसी कस्या नगर, अब ये देखो, दो तो चार, लेकिन देना आपको दो के ही, चलो हम चारों के दे लेते हैं। वाराणसी नगरी कस्याः कूले स्थिता, गंगायाः कूले, कूले माने किनारे, तो गंगायाः कूले स्थिता। वीरः केन पूज्यते, अमुखः अपि कः स्फुटवक्ता भवति, पत्रः अमुखः अपि पत्रः स्फुटवक्ता भवति। भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते, तो भी गद्यांश में पढ़ा, सदा गतिशीला वर्तते, है ना। पहला देखो, वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता। वीरः वीरेण पूज्यते, वीरः केन पूज्यते, तो वीरः वीरेण। और अमुखो अपि कः स्फुटवक्ता भवति, अमुखो अपि यानी मुख के बिना भी कौन स्फुटवक्ता है, तो पत्रम। भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते, भारतीय संस्कृति कैसी है, सदा गतिशीला वर्तते, वर्तते माने है। ठीक है, पंक्तियां दी हुई हैं, आपको रस को पहचानना है। शोक बिकल सब रोवहीं रानी, रूपशील बलु तेजु बखानी, करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, गिरहीं भूमि तल बारहीं बारा। कौन सा रस है, करुण रस है, और उसका स्थायी भाव शोक है। करुण रस, स्थायी भाव शोक। अब हास्य रस की परिभाषा लिखिए। हाँ, जहाँ हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, विचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, वहाँ पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हंसी हंसी भाजें देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जाव हिमाचल के उछाह में, है ना। गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, और हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह। उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार लिखिए भैया। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की परिभाषा बताइए। उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उदाहरण उत्प्रेक्षा का, मानो हवा के जोर से सोता हुआ बादल जगा वाली पंक्ति लिख दो। और उपमा में पीपरपात, हाँ, और नहीं लिखोगे फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान, नहीं लिखोगे, वो लिखोगे तो भैया ठीक। अगला देखिए, अब जो है
बंदौ मुनिपद कंजु रामायण जहि निर्मयो और सखर सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। इसको उल्टा पढ़ते हैं कि रामायण जहि निर्मयो बंदौ मुनिपद कंजु दोष रहित दूषण सहित सकर सुकोमल मन। ये सोरठा है, दोहे का उल्टा सोरठा होता है, ठीक है, सोरठा है। अब देखिए उपसर्ग बताना है, उपसर्ग के मेल से एक एक शब्द बनाओ। 3 उपसर्गों का दिए तो 5 हैं, लेकिन आपको 3 से मिलाकर बनाना है। चलो, अप से अपमान, और एक बताओ अपयश, अपवाद, अनुमान, अनुशासन, अनुभव, अनुगामी, अनुसरण, अनुयायी, अभ्युदय, अभियान, हाँ अभिनय भी हो जाएगा। निर से निराकार, निर्जन, निर्धन, निर्लज्ज, निर्णय नहीं होगा। सुशोभित, सुलोचन, सुकोमल, सुव्यवस्थित, सुभद्रा, सुसंगठित। आगे देखो, बहुत मालूम है यार, आगे देखो। अब 2 प्रत्ययों का प्रयोग, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? अंत में। वट, बनावट, लिखावट, ठीक है, दिखावट। पन, बचपन, लड़कपन, है ना। त्वा, महत्व, घनत्व, ठीक है। आई, लड़ाई पिटाई। चलिए आगे देखिए, समास। अब इसमें कह रहा है कि एक समास की परिभाषा लिखिए, ठीक है। एक समास की परिभाषा लिखना है, उदाहरण सहित लिखना। तो द्विगु समास आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? संस्कृत में ही लिख देना, संख्या पूर्वौ द्विगु, या परिभाषा इसे लिखेंगे कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो और जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद विशेष से हो। प्रथम पद संख्यावाची, दूसरा पद विशेष से हो, जो एक समूह को दर्शाता हो, वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा है, जैसे दशानन है। दशानन तो नहीं होगा, दशानन बहुब्रीहि में चला जाएगा, क्योंकि दशानन माने रावण हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें और क्या हो जाएगा? त्रिभुवन हो जाएगा, ठीक है, अष्टाध्यायी हो जाएगा। अब देखो, हाँ पंचवटी होगा। द्वंद्व समास में देखो, उभय पद प्रधान द्वंद्व, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास होता है। और बीच का चिन्ह छिपा रहता है, परसर्ग छिपा रहता है। तो माता पिता, भाई बहन, मोर मोरनी, देश विदेश, ठीक है, राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण। ने, अब देखो तत्सम लिखना है, लिखो तत्सम, लिखो तत्सम, लिखो। नेह का हो जाएगा स्नेह, नेह का क्या हो जाएगा? स्नेह। कृपा में ऋण की मात्रा लगा के कृपा लिखिए। निर्गुण को निर्गुण लिखिए। सावन को श्रावण लिखिए। आगे देखो, दुई पर्यायवाची लिखना है। आग को अनल भी कहते हैं, अनल, पावक, अग्नि, ठीक है। ब्रह्मा के 2 नाम, ब्रह्मा को क्या कहते हैं? अज कहते हैं, विधि कहते हैं, ठीक है। अज और विधि कहते हैं, विधाता भी कह देते हैं। हवा, पवन और वायु। समीर, अनिल, ठीक है। कृष्ण को कन्हैया, श्याम, नंद नंदन, ब्रजनंदन,
मुरलीधर, तमाम है। अब देखिए संधि विच्छेद करना है, संधि करना है, विच्छेद तो है ही है। गुरु आदेश का हो जाएगा गुरुवादेश, वा पे रा की मात्रा लगाइए, गुरुवादेश लिखिए, गुरुवादेश। अभ्युदय, आ भी उदय, अभ्युदय, आ फिर आधा भा युदय, युदय, अभ्युदय। सब यड़ संधि है, यड़ संधि ही आएगी, ठीक है, क्योंकि एक ही संधि बची है, 30% सिलेबस कट के, तो एक ही संधि बची, कंफ्यूज मत होना, यड़ संधि नाम लिखना, संधि का नाम यड़ संधि, क्योंकि उसके अलावा कुछ आएगा नहीं, इसलिए यड़ याद रखो कि हमको यड़ ही लिखना है। इत्यादि मतलब इत्यादि, आधा ता या दी, इत्यादि। स्वागतम का स्वागतम सभी जानते हैं, ठीक है, स्वागतम। अब सुनो, निम्नलिखित शब्दों में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन के रूप लिखना है। नदी का नदीभ्यः हो जाएगा, नदीभ्यः। मधु का मधुभ्यः, ठीक है, मधु का मधुभ्यः। अस्मद का अस्मभ्यम, ठीक है, अस्मभ्यम। या नह भी हो जाता है, ना में विसर्ग लगाओ तो नह भी हो जाता है इसका रूप। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। अपठाम, अपठाम, छोटा आ लगा तो लंग लकार हो गया, छोटा आ आगे लग जाए तो लंग लकार, तो लंग लकार, लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। हसेह, एक ही मात्रा लगी, पहचानो, विधिलिंग लकार, ठीक है, विधिलिंग लकार। हसेह, हसे में क्या है, लोट लकार, विधिलिंग लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। अब देखो अनुवाद जल्दी जल्दी, ठीक है। तो विद्यार्थी पठेत, विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी पठेत। और वाराणसी गंगायाः पावन तटे स्थिता अस्ति, हाँ, वाराणसी गंगायाः पावन तटे स्थितः अस्ति। अब देखो निबंध, निबंध व्यावसायिक शिक्षा, किसी यात्रा का वर्णन, जीवन में परोपकार, स्वदेश प्रेम, इंपॉर्टेंट है। और खंड काव्य है ना, खंड काव्य आपको अपना ही लिखना पड़ेगा, यानी जो आपके जिले में चलता है, तो मेवाड़ मुकुट में दौलत का चरिचित्रण और छठे सर्ग का कथानक, ऐसे लिख देना है। और बाकियों से आपसे मतलब नहीं है, जो आपके जिले में चलता है वही लिखना है। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।